स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर 4 हो गया ना। लेक्चर 3 तक अपलोड हो चुका है। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। ये जो भी टाइप चल रहा था इसके बारे में थोड़ा सा मैंने कहा था कि आपको नोट्स बताऊंगा। आज का क्लास थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब रेशियो के मुख्य क्वेश्चन जो है ना, अब हम लोग प्रवेश करेंगे। हालांकि अभी चल रहा है आपका बेसिक ही। मैंने जो कहा पार्ट ए बेसिक का टाइप ए बी सी डी ई एफ, पता नहीं जी आई एच चल रहा है, जो भी हो, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए, पहले एक नोट लिख लेते हैं और फिर हम आगे जिक्र करेंगे। लास्ट क्लास में कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ था। जैसे देखिए, अगर आपको कहीं स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ है ए कॉमा बी का समानुपाती ए कॉमा बी का समानुपाती है तथा, देखो तथा शब्द का जिक्र हो, लेकिन शब्द का जिक्र हो, किंतु शब्द, इंग्लिश में बट शब्द का जिक्र हो, जो भी हो, लेकिन परंतु, ठीक है। बोला ए बी का समानुपाती है तथा लेकिन या परंतु जो भी हो सी का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। सी का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। सी का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। अगर ये स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ है, लास्ट क्लास में इस पे थोड़ा सा कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ था भाषा की वजह से। समझिए पहले इसको आराम से, आप नोट में लिख लीजिएगा। अगर कहीं स्टेटमेंट आपका ये लिखा हुआ है कि ए बी का समानुपाती है तथा या लेकिन किंतु परंतु जो भी कहे सी का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो जानते क्या बोल रहा है। देखिए, ए बी का समानुपाती है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ए बी का समानुपाती ये बोल रहा है, ये तो हमें आता है सर। ये तथा शब्द हो, चाहे लेकिन शब्द हो, किंतु हो, परंतु हो, इंग्लिश में यहाँ बट बोल देगा, ये सब किसके लिए होता है? ये सब अपने से पहले वाले के लिए नहीं, सबसे पहले वाले के लिए, यानी सेंटेंस के पहला सब्जेक्ट के लिए बताता है। यानी ये कह रहा है ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट के बदले में आप ये लिख सकते हैं। बात समझ में? ए बी का समानुपाती है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तथा लेकिन किंतु परंतु, ये जो तथा शब्द है ना, इस ए के लिए है, और ए बोल रहा है कि ए सी का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। समझ में आया? एक अगला स्टेटमेंट है, इसमें दो नोट है। नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2 देखिए। बोलेगा ए कॉमा बी का समानुपाती है जो या जो कि, इस तरह के शब्दों का जिक्र होगा। जो या जो कि या हु, इंग्लिश में हु, हुम, इस सब शब्दों का जिक्र होगा। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने से पहले आए नाउन के बारे में आगे बताने का कार्य करता है। तो बोलेगा कि ए बी का समानुपाती है जो सी का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। क्रमानुपाती, जो सी का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। ठीक है भाई? तो अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए बी का समानुपाती है, ये तो मैं लिख लूंगा सर। अब ये जो शब्द है ना, आपने बता दिया कि जो है अपने से पहले आए नाउन के बारे में, यानी ठीक पहले जो लिखा है ना उसको इंडिकेट करता है। बात समझ रहा है? ये जो किसको बताएगा? अपने से पहले वाले के लिए, ठीक पहले वाले के लिए। तो ये बोल रहा है कि बी जो होगा सी का किसका व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। तो अगर ये बात आपको नहीं पता रहेगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में? तो जो की हो, जो हो, हु हो, हुम हो, ये सब विच हो, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो अपने से आए पहले नाउन के बारे में विशेषता बताने का कार्य करता है। बात समझ में? चलिए देख लीजिए एक बार इसे अच्छे से। ए बी का समानुपाती है जो, तो जो बोल रहा है किसको? बी को, अपने से पहले आए नाउन के बारे में बताएगा, यानी किसको बोलेगा? बी को।
उसी तरह से उससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको बोलता है कि ए बी का समानुपाती है तथा, तो तथा जो शब्द है ना, तथा हो, लेकिन हो, किंतु हो, परंतु हो, तो ये सबसे पहले वाले नाउन के लिए यानी ए के लिए बता रहे हैं। ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न में। मैं इसे इरेज करता हूं, आप लिख चुके होंगे। देखिए हमारा यही प्रश्न है। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो तरीके से बताया था, किसी से बना देता हूँ। कह रहा कि ए जो है ना, ए जो है बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। देखिए ए जो है, पहला क्वेश्चन का उत्तर है, कौन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ए जो है बी का घन का, तो सबसे पहले देखो ए व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, तो इस तरह का चिन्ह देंगे, 1 बटा इतना तो लिखेंगे क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। लेकिन किसका, b के घन का, तो b के क्यूब का, घन मतलब क्यूब। ए b का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, लेकिन b के घन का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, ये आपको बोला। उसके बाद बोला कि a का मान 2 है, तब b का मान कितना है, 3। मैंने बोला ना कि प्रश्न हमेशा 2 भाग में बटा हुआ रहेगा। एक पहले इन्फॉर्मेशन देगा, a का मान 2 है तो बोलेगा b का मान इतना है, फिर कुछ देगा a के बारे में, तो अगला b के बारे में पूछेगा। तो प्रश्न हमेशा 2 भाग में बटा रहता है। आप चाहे तो पहले भाग से k का मान निकाल लीजिए और उसको रखकर दूसरे वाले का मान निकाल लीजिए। कल का लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 3 था, आप उसको ध्यान है ना, या फिर आप फॉर्मूला बना लीजिए। जैसे देखिए यहाँ बोला ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, लिख दिए। सर हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाएंगे और यहाँ लाएंगे बीच में बराबर का चिन्ह, और अपने मन से कांस्टेंट k भी लाना होगा, और ये हो जाएगा k इंटू 1/bq। अब यहाँ से k का मान बस निकाल लो, यहाँ से आप k का मान निकाल लीजिए। k का मान कितना हो जाएगा, a इंटू बी क्यू। k का मान कितना हो जाएगा, a इंटू बी क्यू। अब सुनिए, मैं 2 तरीके से बताया था, तो दूसरा तरीका से ही देखिए इस बार भी बता देता हूँ। पहला तरीका तो आपको पता ही है, k का मान निकालिए, यहाँ पर k का मान निकालिए, क्योंकि a और b का मान पता है। a का मान 2 है, b का मान 3 है, रख कर यहाँ से k का मान निकाल लीजिए, और वो k का मान वापस यहाँ पर बैठा दीजिए। जब a का मान 27/32 है, k का मान पता ही है, तो b निकाल लीजिएगा, वो तो पता है। इस वाले में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसको बताइए सर फॉर्मूला कैसे आ रहा है। सबसे पहले इतना काम तो आपको करने आ गया। अरे बोलिए कोई दिक्कत, अरे बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अच्छी बात है। अब कहता है कि k बराबर हो जाएगा a इंटू बी क्यू। इसका मान किसी भी कांस्टेंट k के बराबर है, तो अगर इसका मान a1 है, ये b1 है और ये क्यूब है, b1 का क्यूब, तो इसका मान अपने ही जैसे किसी भी मान के बराबर होगा, यानी a2 b2 का होल क्यूब के बराबर होगा। और यही आपका हो गया फॉर्मूला इस सवाल के कंडीशन के अनुसार। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला परमानेंट है, सवाल का जैसा कंडीशन था उसके हिसाब से हमने किया। अब जो है मान बैठा दीजिए। a1 b1 पहले पार्ट वाला का मान होगा, a का मान कहता है 2, तो 2, a का मान है 2, b का मान मेरे दोस्त कितना है, b का मान बोलता है सर 3 है, 3 का क्यूब यानी 27 बराबर a2 का मान कितना है 27/32। आपसे bq का मान पूछ रहा होगा, ठीक है। 27 से 27 गया, 32 गुने 2 64, तो bq का मान हो गया 64, तो b हो गया क्यूब रूट 64, 64 का क्यूब रूट यानी कितना 4। यही आपका उत्तर है। कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए इसको आराम से, फिर मैं इसको यहीं पर बता देता हूं। हो गया, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है,
सिंपल सा है, ए जो है ना बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, इतना तो लिखने आता है। अब इसको हटाकर आप बराबर का चिन्ह लाना चाहते हैं तो ऐसे ही लाइएगा, ये कांस्टेंट के भी लाना पड़ता है और बस यही के का मान निकालना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो सर कहिएगा कि के का मान कैसे निकालेंगे, तो के बराबर हो जाएगा ए इंटू बी क्यू। अब देखिए इसका मान किसी भी कांस्टेंट के बराबर है, तो अगर ये 1 है और ये भी 1 होगा तो आप कर सकते हैं कि a1 b1 का होल क्यू ये बराबर होगा अपने ही जैसा किसी भी कांस्टेंट a2 b2 का होल क्यू के बराबर, और यही हो गया फॉर्मूला सवाल के कंडीशन के अनुसार। अब यहाँ सवाल देख रहे हैं a1 b1 है, a2 b2 है, यानी सबका मान देगा। पहला पार्ट वाला वैल्यू यहाँ देगा तो पहला पार्ट यहाँ बैठा दीजिएगा, दूसरा पार्ट में कोई एक गायब कर देगा, उसका आंसर निकाल लीजिए। कह रहा कि a का मान 3 हो तो b 2 है, ये पहला पार्ट बोल रहा है, तो a का मान 3, अब b का मान 2, तो 2 का क्यूब यानी 8। अगले पार्ट में कहता है कि यदि a का मान 8/9 है तो b का मान पूछेगा, b का मान यानी b क्यूब, यही पूछ रहा है। 8 से 8 गया, 9 तिया 27, बी क्यू का मान हो गया 27, तो बी हो जाएगा कितना, क्यूब रूट 27, और कितना होता है ये 3, ये फॉर अमेरिका। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका टाइप जे फाइनली स्टार्ट होगा, जो मेन है रेशियो का, क्योंकि देखिए अगर इससे पहले अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना लेक्चर, अगर आप नहीं देखें, लेकिन टाइप जे से आपको देखना ही पड़ेगा यदि आपको रेशियो में खेलना है या रेशियो से खेलना है तो, क्योंकि रेशियो मामूली चैप्टर मत समझिए, मैं पूरा अंकगणित एक तरह से बना देता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है सर? देखिए क्वेश्चन ये है कि दिया है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यू के समानुपाती है, एक्स स्क्वायर जो है वाई क्यू के समानुपाती है। ठीक है, यदि x का मान 6 है और y का मान 3 है तो कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि ये सॉल्व कैसे होता है। सॉल्व होता है कि इसको हटाकर बराबर का चिन्ह ले आते हैं और एक कांस्टेंट k ले आते हैं और उसी k का मान केवल निकालना होता है, और क्या। तो k बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बटा वाई क्यू। इतना काम तो आप करना जानते हैं और आपको करना ही पड़ेगा। अब जो कहता है सवाल देखिए, कह रहा है कि x का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, y का मान 3 है तो 3 का क्यूब 27, ये कटेगा 9 चौका 36, 9 तिया 27, तो k का मान कितना आ गया 4/3। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन, तो निम्न में से ठीक संबंध कौन सा है, कौन सा रिलेशन सही है x और y के साथ। तो बैठा दीजिए, k का मान तो पता चल ही गया, एक्स स्क्वायर बराबर k का मान कितना है 4/3 वाई क्यू। एक्स और वाई में संबंध पूछ रहा है तो k का मान केवल नहीं पता था ना, वो तो पता ही है 4/3 वाई क्यू। तो 3 इधर गुना हो जाएगा तो 3x स्क्वायर बराबर 4 वाई क्यू। कौन सा ऑप्शन है, यही संबंध होगा सही। ठीक है, और बताइए। चलिए इसमें और क्वेश्चन होगा शायद, नहीं है। चलिए इतना इनफ क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है, हाँ देखिए टाइप जे बताने से पहले हेडिंग तो पहले आप दे दीजिए, टाइप जे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए रेशियो का पार्ट ए बेसिक स्टार्ट हुआ था, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। पार्ट ए बेसिक में टाइप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक आपका समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं टाइप जे। देखिए ये वो पोर्शन है टाइप जे जहाँ से अब आप रेशियो के लैंग्वेज वाला सवाल बनाएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे, और जब ये खत्म होगा ना तब आप फील करिएगा कि देखिए आप रेशियो में कितना बेहतर हो चुके हैं। क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद भी आपको
मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊँ ना, तो मैं जितना रेशियो आपको पढ़ाऊंगा या मैं कोई भी चैप्टर जितना पढ़ाता हूँ उसका 10% ही पढ़ा पाऊंगा। अभी भी 80% से 90% सिलेबस बचा रहेगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर इतना पढ़ते हैं तब जाकर एक बार और आखिरी बार रियल मायने में आप भारत के किसी भी प्रतिष्ठित शिक्षकगण का क्वेश्चन कहीं भी बैठकर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप जे। टाइप जे आपका लैंग्वेज वाला सवाल है, ठीक है। टाइप जे आपका स्टार्ट हो जाता है लैंग्वेज वाले प्रश्न। तो सबसे पहले आप समझिए इसको कैसे करते हैं। देखिए, आप लिखिए एक नोट, क्योंकि यहाँ से जो सवाल शुरू होंगे ना वो अनुपात के प्रश्न को सॉल्व करने वाले होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अनुपात के सवाल को हम बनाते कैसे हैं, तो मैं आपको एक नोट बताता हूँ और ये नोट से ही आपका सब क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो पहले आप लिखिए पहले नोट को, जो मैं आपको लिखवाता हूँ। देखिए, लिखते जाइए, टाइप जे हेडिंग दीजिए और नीचे लिखिए एक नोट, उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अनुपात संबंधित प्रश्नों को बनाते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुपात संबंधित प्रश्नों को बनाते समय कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखें। रखे के बाद डैश करिए। अब वो बातें क्या है मैं आपको लिखाते चल रहा हूँ। देखिए, प्रश्न में किसी न किसी प्रकार का निश्चित मान, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लीजिएगा। प्रश्न में किसी न किसी प्रकार का निश्चित मान मतलब समझ रहे हैं, फिक्स्ड वैल्यू होगा, वो चेंज नहीं होने वाला होगा, फिक्स्ड वैल्यू, या इसको कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। मैंने कहा कि अनुपात संबंधित प्रश्नों को बनाते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें, और वो बातें क्या है, प्रश्न में किसी न किसी प्रकार का निश्चित मान, या उसी को कहते हैं इंग्लिश में फिक्स्ड वैल्यू, या फिर कहिए एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ रहेगा। कॉमा, उस निश्चित मान की तुलना, वो जैसा निश्चित मान है, समझ लीजिए, निश्चित मान जैसा होगा उसका तुलना। तुलना का क्या मतलब होता है सर, अभी समझाता हूँ। उस निश्चित मान का तुलना, मैंने कहा प्रश्न में किसी न किसी प्रकार का निश्चित मान यानी फिक्स्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ रहेगा। उस निश्चित मान का तुलना या उस निश्चित मान की तुलना, तुलना का मतलब होता है भाग देना। समझ लीजिए, जब मैं कभी तुलना शब्द का जिक्र करूँगा ना तो इसका मतलब होता है भाग देना। उस निश्चित मान की तुलना, कॉमा, अनुपात के उसी पद से करते हैं। अनुपात के उसी पद से करते हैं। अनुपात के उसी पद से करते हैं तथा जिसे ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना का मतलब गुना करते हैं, याद रखना।
जब मैं कहूँगा कि क्या निकालना है तो उस टर्म को आप गुना करिएगा। ज्ञात करना का मतलब होता है गुना करना। पूरी बातें आपको समझाता हूँ, केवल आप लिखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बातें हैं। मैंने कहा कि अनुपात संबंधित प्रश्नों को बनाते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखे के बाद डैश करिएगा। मैंने बोला कि प्रश्न में किसी न किसी प्रकार का निश्चित मान यानी फिक्स्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ रहेगा। उस निश्चित मान की तुलना, अब तुलना मैंने बोला तो तुलना का मतलब क्या होता है, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि तुलना का मतलब होता है भाग देना। अनुपात के उसी पद से करते हैं। ये उसी पद का क्या मतलब है ये मैं समझाऊंगा। तथा जिसे ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना का मतलब होता है गुना करना, तथा जिसे ज्ञात करना होगा कॉमा उसके अनुपात वाले मान से, उसके अनुपात वाले मान से गुना करते हैं। सब समझ में आ जाएगा, एक ही उदाहरण में समझ में आ जाएगा। उसके अनुपात वाले मान से गुना करते हैं, उसके अनुपात वाले मान से गुना करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने कहा कि अनुपात संबंधित आपका जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है टाइप जे, रेशियो का पार्ट ए बेसिक में पढ़ा रहा था, उसका टाइप जे जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इसमें एक पॉइंट नोट लिखवाया कि अनुपात संबंधित प्रश्नों को बनाते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। प्रश्न में किसी न किसी प्रकार का निश्चित मान यानी फिक्स्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ रहेगा। उस निश्चित मान की तुलना यानी भाग देना अनुपात के उसी पद से करते हैं तथा जिसे ज्ञात करना होगा उसके अनुपात वाले मान से गुना करते हैं। अब ये बातें मैं आपको ये लिख लिए होंगे ना, अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए इस टाइप जे का पहला क्वेश्चन, और इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे छोटा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। जरा समझिए, लड़का को हम बॉय लिखते हैं, बी से बॉय और जी से गर्ल। कह रहा है कि लड़का तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। बात समझ में? लड़का तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना बोल रहा है 3:2। तो देखो एक विद्यालय है, समझिए एक विद्यालय है जिसमें लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात में वैल्यू दे रहा है। मतलब निश्चित में आपको नहीं पता है। पहले बात आराम से समझिए, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन क्लियर होगा ना तो इसी से सब क्लियर हो जाता है। इसलिए आराम से इस वाले पोर्शन को आप रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। सुनिए मेरी बात, अगर आपको फील करना है रेशियो में तो, अदरवाइज ऐसे ही बनाते रहिए रट्टोमल की तरह, तो उसकी बात अलग है। समझना है तो समझिए। कह रहा कि एक विद्यालय में लड़का तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। इसका क्या मतलब है? क्या लड़का 3 होंगे? रेशियो में होंगे, निश्चित में नहीं होगा, रेशियो में होगा। क्योंकि रेशियो में व्यक्त की गई कोई भी चीज निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ये अब तक के लेक्चर से हम समझ चुके हैं। गर्ल उस विद्यार्थी उस स्कूल में क्या लड़कियों की संख्या या गर्ल्स की संख्या क्या 2 होगी? नहीं, रेशियो में 2 होगी, निश्चित नहीं पता कितना होगा, लेकिन रेशियो में 2 होगा। चलिए इतनी बात समझ में आई। ये आपको रेशियो में पता है, यानी अनिश्चित में आपको पता है, दिया हुआ है सवाल। मैंने कहा कि अनुपात संबंधित जब भी प्रश्न बनाइएगा तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहली बात कि सवाल में किसी न किसी प्रकार का निश्चित मान दिया रहता है, बस आप उसको ढूंढिए। जैसे देखिए कह रहा कि यदि विद्यालय में कह रहा कि लड़कों की संख्या कितना है 15। ये 15 क्या है? आपको लगता है कि ये रेशियो बोल रहा है? अगर रेशियो में बोलता तो यहां पर अनुपात का चिन्ह दिया रहता। रेशियो नहीं बोल रहा है। ये जो 15 है निश्चित है कि विद्यालय में लड़के कितने हैं? 15 है। तो जब निश्चित है कि विद्यालय में लड़के 15 हैं तो आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि अनुपात संबंधित अगर आपको सवाल बनाना है तो सवाल में कहीं ना कहीं खोजिएगा, कोई ना कोई निश्चित मान दिया हुआ रहेगा। और जैसा निश्चित मान होगा, दिमाग खोलकर सुन लीजिए, जैसा निश्चित मान होगा
अगर निश्चित मान गधा का होगा तो रेशियो भी गधे का लाइएगा, निश्चित मान बैल का होगा तो रेशियो भी बैल का लाइएगा। समझ लीजिए, यदि निश्चित मान जैसा स्वभाव का होगा रेशियो भी उसी स्वभाव का ले आइएगा और उससे तुलना कर दीजिएगा, मतलब रेशियो के टर्म से भाग दे दीजिएगा। और जो निकालना होगा, जो कुछ भी निकालना होगा, अनुपात का ही मान से गुना करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कह रहा है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या 15 है। ये क्या है? ये निश्चित है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या कितना है? 15 है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो निश्चित मान है मेरे दोस्त, वो किसका है? लड़कों का है। मैंने कहा ना कि अगर निश्चित मान गधे का है तो रेशियो जिससे हम तुलना करेंगे वो भी किसका चाहिए? गधे का ही चाहिए। तो यहाँ निश्चित मान किसका बोल रहा है? लड़के का है। तो रेशियो किसका चाहिए? लड़के का है। तो लड़के का रेशियो कितना कर रहा है? 3 है। उससे तुलना कर दीजिए, यानी भाग दे दीजिए। अब जो निकालना होता है ना उसको गुना करते हैं, और याद रखिएगा क्या गुना करते हैं? रेशियो का ही मान से गुना करते हैं। यही चीज आपके नोट्स में लिखा हुआ था। ये पूरी बातें जो मैं अब तक बोला इसको 1-2 बार रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर मजा आएगा। सवाल में कोई ना कोई निश्चित मान दिया हुआ रहता है। निश्चित मान कहता है कि 15 लड़का है, ये निश्चित है। तो रेशियो में भी आप लड़का ढूंढिए, कितना लड़का है? 3 है। उससे हम तुलना कर दिए। तुलना करने का मतलब है भाग देना। अब जो निकालना है गुना करिए। आपसे पूछता है लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या क्या है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो जो पूछ रहा है मेरे दोस्त उसके रेशियो के ही टर्म से गुना करते हैं। तो रेशियो में कितना लड़की है? 2। यह एक मशीन है, ऐसा समझ लीजिए, जिसमें निश्चित मान केवल और केवल ये है। जो ये 15 है ना, केवल और केवल यही एक निश्चित मान है। केवल यही एक 15 एक निश्चित मान है, बस समझ लीजिए। और ये जैसा स्वभाव का होगा उसी स्वभाव से, उसी स्वभाव वाले रेशियो के टर्म से तुलना करते हैं। यानी ये केवल निश्चित मान है, केवल एक निश्चित मान होगा। समझ लीजिए एक ऐसा मशीन है जिसमें एक निश्चित मान होता है, उसका तुलना हम किसी रेशियो के ही मान से करते हैं। तुलना मतलब भाग देना, और गुना भी हम रेशियो के ही टर्म से करते हैं, रेशियो के पद। और इसके बाद ये देखो तुलना भी रेशियो के ही पद से करते हैं। और इसके बाद जो रिजल्ट आता है ना इस मशीन में इस तरह से अगर आप बैठाते हैं, जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअल मान आता है। यानी रेशियो खुद तो अनिश्चित था लेकिन रिजल्ट देगा निश्चित मान। आपसे क्या गुना किए थे? लड़कियों की संख्या, देखिए वो निश्चित में आएगा। कितना आएगा? 10 लड़की होंगी। सर नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत आया, उतना बहुत है। देखिए मैं अगला समझाता हूँ। इसी का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2 रेशियो में। लड़का कितने हैं? 3। लड़की कितनी है? 2 रेशियो में। अब आपको मैंने कहा कि सवाल में कोई ना कोई निश्चित मान रहेगा, उसको पकड़िए। तो कहिएगा कि सवाल में निश्चित मान है कि लड़कों की संख्या कितना है? 15। उसकी तुलना करिए किससे? रेशियो के टर्म से। उसकी तुलना करिए किससे? रेशियो के टर्म से। तो रेशियो में ये लड़का है ना, निश्चित मान लड़के का है। तो रेशियो में लड़का कितने हैं? 3। जो निकालना है गुना करिए, लेकिन जो गुना करेंगे वो भी रेशियो का ही टर्म होना चाहिए। कह रहा कि विद्यार्थियों की संख्या। सबसे पहले जान लीजिए विद्यार्थी का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, अरे तो इसका इंग्लिश हुआ जी। विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का प्लस लड़की। समझ लीजिए, लड़का प्लस लड़की। किसी क्लास में लड़का और लड़की पढ़ रही हैं तो आप सीधे सीधे विद्यार्थी कहिए, क्योंकि वो दोनों को सूचित करता है। तो बोल रहा है कि क्लास में कितने विद्यार्थी है? तो लड़का प्लस लड़की कितने हैं? 5। रेशियो में 5 है, एक्चुअल में अभी पता चल जाएगा। एक्चुअल में कितने होंगे? 25। बात समझ में आया? देखो इसी चीज़ को अपना अपना तरीका है। कोई व्यक्ति या कोई फैकल्टी आप देखिएगा सर ऐसे पढ़ाते हैं, कहेंगे ना कि देखिए लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया है 3:2। ठीक है मेरे दोस्त। और लड़कों की संख्या जो बोलता है, लड़कों की संख्या कितना बोल रहे हैं? 15। तो रेशियो में देखिए कितना है? 3 है। ये जो 3 इकाई का मान है किसके बराबर? 15 के बराबर। नहीं समझा? देखिए बोलने का केवल तरीका है।
रेशियो में लड़का और लड़की का अनुपात है कितना, 3:2। कह रहा है कि एक्चुअल में 15 लड़के हैं, तो यहाँ कितने हैं रेशियो में, 3। तो इसी 3 इकाई का मान कितना बोला, 15, क्योंकि ये भी लड़का है और ये भी लड़का, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 15/3। तो जो निकालना है गुना करिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है लड़कियों की संख्या बताइए, यानी 2 इकाई का मान कितना होगा, तो 15/3 गुने 2, 3 से 15 गया 5 मरते, 5 दूनी 10 मरते। काम वही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरी आदत है कि आप ऊपर ये इतना काम करने से अच्छा है ना कि 1 इकाई का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए। ऊपर जो निश्चित मान होगा, जिस स्वभाव का होगा उसी से तुलना करेंगे और जो निकालना है गुना करेंगे। अगर इस लॉजिक से सोचिएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपको लगता होगा कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे, अभी भी बेसिक ही चल रहा है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया। अब अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन बनाइए, आप वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। रूल मैं आपको बता चुका हूं कि अनुपात संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए रूल सिंपल सा है कि प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित मान होगा, वो जिस स्वभाव का होगा अनुपात में वैसे ही से तुलना करेंगे, जो निकालना होता है गुना करते हैं। समझ बना लिए? चलिए मैं आपको बता कर दिखाता हूं। कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 7/3 गुना है। लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 7/3 गुना है। इसी दिन के लिए तो मैं आपको रेशियो पढ़ाया था। जरूरी नहीं है कि आपको रेशियो 2 बूंदा डॉट देकर कहे कि हाँ जी ये लीजिए आपको रेशियो दिया गया। आपको समझना है कि रेशियो यहाँ लिखाएगा कि नहीं। तो याद करिए आप लेक्चर 1 मैंने पहले ही बार पढ़ाया था कि यहाँ रेशियो लिखाएगा सर, क्योंकि हिंट मिलता है कि पहली चीज़ देखिए, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, ये पहली चीज़ लड़कियों की कुल संख्या का, यानी दूसरी चीज़ का बोलता है इतना गुना है। तो जहाँ गुना या भाग शब्द का जिक्र हो तो हिंट मिलता है कि वहाँ आप रेशियो लिख सकते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स के बीच आप रेशियो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्या बताया था, का या शेष शब्दों का जिक्र देखिए किस राशि के साथ है, तो कह रहे हैं कि लड़कियों के साथ है। तो लड़कियों की संख्या को क्या मानेंगे, हर मानेंगे। तो लड़की यदि 3 है तो लड़का कितना हो जाएगा, 7। इतने बात आपको पता चला या नहीं, समझ में आया? क्यों? क्योंकि रेशियो में मैं ये पढ़ा चुका हूँ, यही तो बताया था। पहली चीज़ दूसरी चीज़ का इतना गुना है अथवा इतना भाग है, अगर ये कहीं लिखा हुआ हो तो हिंट मिलता है कि वहाँ रेशियो लिखाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था एक उदाहरण में कि अधिक या कम शब्दों का अगर कहीं जिक्र दिया हो तो वहाँ रेशियो नहीं लिख सकते, क्योंकि रेशियो गुना या भाग को बताता है। तो अधिक या कम शब्दों का यदि अगर जिक्र है तो आप फिर उसको बेसिक से बनाइए। क्लियर है ना? चलिए अच्छी बात है। अब हो गया और क्या, तो मैंने कहा ना कि प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित मान ढूंढिए। कह रहा कि यदि विद्यालय में, यहां तक तो सर रेशियो था, भाषा से समझ गए, लेकिन आगे देखिए ये जो 63 लड़के हैं क्या है, निश्चित है। तो ये 63 लड़के हैं निश्चित है, उसको ऊपर रखिए। चूंकि ये लड़का है तो रेशियो में देखिए कितना लड़का है, 7 लड़का है, उससे तुलना होगा यानी भाग दे दिए। इतना काम तो आप कर लीजिए। अब जो निकालना है उसको गुना करिए, और गुना क्या चीज से करिएगा, रेशियो के ही टर्म से करिएगा। तो देखिए कह रहा कि तो बताइए कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, लड़का प्लस लड़की। तो कितना है, 7 + 3 यानी 10। तो 10 से गुना कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट होगा। 7 से 63 गया 9 मरते, 10 9 90। एक बार तरीका सीखिए, ठीक है, एक बार मेरे दोस्त तरीका सीखिए। वो मुझे भी पता है कि इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से बना लेंगे, कौन बड़ी बात है। पता है कैसे सोचते हैं कुछ लोग, ऐसे सोचते हैं कि देखिए उसको भी सोचने के लिए ना इतने गहराई तक लिए आपकी सोच होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं, नहीं तो आप रटिएगा, लड़का प्लस लड़कियों का अनुपात है 7:3, यानी इस विद्यालय में लड़का कितने होंगे, 7 होंगे रेशियो में। अच्छा एक बात बताओ, रेशियो में 7 होगा या फिर 14 होगा, क्योंकि जो भी होगा 7 के गुणज में ही होगा ना आपका रिजल्ट। तो ABCD 4 ऑप्शन में देख लीजिए। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, तो कहिए कि विद्यार्थी की संख्या रेशियो में कितना होगा, 7 + 3 यानी 10, क्योंकि विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का प्लस लड़की। तो लड़का प्लस लड़की कितना हो गया, 10। लेकिन सर विद्यार्थी की संख्या क्या 10 होगी, होगी लेकिन रेशियो में होगी। तो 10 तो होंगे ये पक्का है, लेकिन
रेशियो में होगा तो निश्चित में कितना होगा, तो 4 ऑप्शन में देख लीजिए वही ऑप्शन होगा जो 10 से कटेगा, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या या तो 10 होगा या 20 होगा या 30 होगा, तो जो भी होगा 10 से कटने वाला होना चाहिए। देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है 90 10 से कटने वाले हैं। तो ऑप्शन से हम लोग करेंगे फेज 2 में, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना 350 400 के आसपास क्वेश्चन तो रेशियो में कर लेंगे। इसके बाद फेज 2 भी पढ़ेंगे जो प्रैक्टिस सेशन है, जिनमें भारत के कई प्रतिष्ठित शिक्षक के क्वेश्चन आपको तब भी कुछ अगर रुकते होंगे, यदि रुकते हैं तो उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ क्वेश्चन परिवर्तन स्पेशल वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा लास्ट में। और इस तरह से अगर आप पढ़िएगा ना मेरे भाई 12 से 13 महीना कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट रीजनिंग, इसके अलावा मैं जीएस भी लगभग आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि 26-27 साल से जितना हो सकता है मैंने पढ़ाई की है, तब जाकर आप बेहतर बन सकते हैं, जो चाहे वो निकाल सकते हैं। और ऐसा सपना था हम लोग को कभी पढ़ने का, लेकिन क्या करें आजकल वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बेहतर एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, एजुकेशन का हाल ऐसा है, देखो जितना एजुकेशन बेहतर आप लेना चाहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मनी के साथ संबंध। उतने रोकड़ा खर्चा करिए जितना करना है, खूब बेहतर टीचर से पढ़ना है, खूब रोकड़ा खर्चा करिए। अगर उनसे डाउट लेकर पढ़ना है, सब कुछ फैसिलिटी के साथ पढ़ना है तो करते रहिए। तो क्या करें, बहुत आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चुपचाप पढ़ते रहिए और तुलना जरूर करिए। हमेशा मैं कहता हूँ एक शिक्षक की पहचान करिए। शिक्षक की पहचान क्या है, आप जैसे मैं आपको रेशियो पढ़ा रहा हूँ, पूरा रेशियो आप मुझसे पढ़िए, बिना अपने अंदर कोई निगेटिव भावना लाए हुए आप चुपचाप सुकून से पढ़िए। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, आपको करना क्या है, आप पूरी भारत के किसी भी रिस्पेक्टेड टीचरगण का क्वेश्चन बनाइए। 98% क्वेश्चन छोड़िए, सब बन जाएगा, लेकिन लगभग मैं 98% कहता हूँ आपसे एक झोंक में बन जाएगा। और रिजल्ट कितना में होता है, बात समझ में आए। इसीलिए ऑफलाइन बैच का भी मैं 2 घंटे का क्लास ही लेता हूँ। 2 घंटे क्लास अगर नहीं लीजिएगा तो इतना सारा क्वेश्चन करवा कैसे पाऊंगा, बात समझ रहे हैं, यही कारण है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, फिर मज़ा आता है। ऐसे ही रीजनिंग में है, कुछ बच्चे परेशान है कि रीजनिंग इतना क्यों पढ़ाते हैं। एक बात बताइए, बैंक केवल लिखने से हो जाएगा? एसएससी, बैंक, रेलवे अगर आप लिखते हैं रीजनिंग, तो बैंक का रीजनिंग करवाना पड़ता है भाई। और मुझे कभी बैंक का रीजनिंग केवल तैयारी करने में बहुत टाइम लग गए थे, बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं। खैर, समय मिलेगा और आपका प्यार इसी तरह से रिस्पॉन्स बना रहा तो धीरे धीरे सब पढ़ा दूंगा इस पे। लगभग सर अगर सब पढ़ा दीजिएगा इस पे तो ऑनलाइन कोर्स कैसे पढ़ाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ऑफलाइन बैच का एक अलग मज़ा है, ऑनलाइन बैच का एक अलग मज़ा है। मेरा कंटेंट दोनों में एक ही रहेगा, लेकिन ऑफलाइन बैचेज में जो डिसिप्लिन होते हैं ना, वो बड़ी मायने रखती है। अभी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ आप कैसे पढ़ रहे हैं कि स्किप करके वीडियो हट गए, तो बहुत बोलता है, तो ये चीज़ है। लेकिन ऑफलाइन बैचेज में क्या होती है, बहुत बेनिफिशियल है। मेरे बहुत सारे आपको मतलब दिन भर मैं आपको रेलते ही रहूँगा। इज्जत तो मेरे से नसीब होना नहीं है, क्योंकि अगर आपको इज्जत देने लगा तो फिर आप किसी लायक नहीं रहिएगा। तो यही होता है कि आप ऑफलाइन बैचेज में डांट फटकार सुनते रहते हैं और फिर आप में उतना ही बेहतर निखार आता है। खैर चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। इन सब बारे में मैं अपनी संस्था जो परिवर्तन द ड्रीम है, जो पिछले 11 महीना से अरवल जिला में परासी थाना के पास मुफ्त शिक्षा दे रही है, इन सब के बारे में मैं जिक्र करूंगा। मेरा स्वप्न क्या है इसके बारे में जिक्र करूंगा, मैंने क्या सफलता पाई है इसके बारे में जिक्र करूंगा, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, सब जिक्र करेंगे आप। लेकिन उससे पहले सवाल बना लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वो कभी स्पेशल वीडियो में बात कर लेंगे। बन गया? चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अब आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करते जाना है। कह रहा है कि दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 गुना है। बस इतना ही आपको जरूरत था मेरे दोस्त। इतना अगर आपको तोड़कर पढ़ने आ गया ना तो सब चीज़ें आसान हो जाती है। कैसे सर? देखिए इसी दिन के लिए पहले 3 लेक्चर आप देखिए, तब जाकर इसमें मजा आएगा। स्टार्ट कर, आप पहला लेक्चर से आप स्टार्ट करिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेशियो कैसे लिखते हैं। उससे पहले मैंने ये बताया कि रेशियो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, ये पहचानते कैसे हैं। और अगर आपको ये पता चल गया तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। कह रहा है कि दूध तथा पानी के एक मिश्रण में
पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 गुना है। मैं आपको चाहूं तो लिख कर समझाता हूं। देखिए, पानी की मात्रा कॉमा कुल मिश्रण का या पूरे मिश्रण का, कुल मिश्रण का 6/11 गुना है। ये मैं आपको समझा रहा हूं। क्या मैंने आपको बताया था कि रेशियो गुना या भाग शब्द को बताता है? जहां गुना या भाग शब्द का जिक्र हो, पहली चीज दूसरी चीज का इतना गुना है या इतना भाग है। इंग्लिश में बोलेगा कि पहली चीज दूसरी चीज का इतना टाइम्स है या इतना पार्ट्स है। अगर ये शब्दों का जिक्र है तो हिंट मिलता है तो उन दोनों के बीच आप रेशियो लिख सकते हैं। तो पानी और कुल मिश्रण के बीच आप रेशियो लिख सकते हैं। तो यदि कुल मिश्रण और पानी के बीच आप रेशियो लिख सकते हैं। ये पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात कि कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा कि का या से शब्द का जिक्र जिसके साथ होगा उसके लिए हर वाला मान लेंगे। तो कुल मिश्रण कितना होगा? अगर कुल मिश्रण मान लीजिए 11 लीटर होगा तो पानी कितना होगा जो बच गया? 6 लीटर। मैंने कहा ना कि का या से शब्दों का जिक्र जिसके साथ होगा उसके लिए हर वाला मान होगा। तो कुल मिश्रण 11 हो गया तो पानी कितना हो गया जो बच गया? 6। बात समझ रहा है? तो कुल मिश्रण है 11, पानी है 6, तो दूध कितना होगा इसमें? ये अपने मन से आप निकाल सकते हैं कि नहीं? अरे भाई, मान लीजिए कि पूरा एक मिश्रण है 11 लीटर का, उसमें से मिश्रण का मतलब मिलावट, दूध प्लस पानी का, वो टोटल 11 लीटर का है और उसमें 6 लीटर पानी है, तो दूध कितना होगा? 5 लीटर। ये रेशियो में आप लिख लिए। अब ढूंढिए सवाल में कोई ना कोई निश्चित मान। करा कि यदि मिश्रण में 36 लीटर क्या है? पानी हो, तो ये 36 क्या है? रेशियो है कि निश्चित है? निश्चित है। ये पानी है तो तुलना भी किससे होगा? पानी से। यहाँ पानी रेशियो में कितना है? 6। जो निकालना है गुना करिए। तो बताइए कि मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है? मिश्रण रेशियो में कितना है? 11। 11 से गुना हो गया, 6 छक 36, 11 छक 66 लीटर। एक्चुअल में सर 66 लीटर होगा। बात समझ में आई? कुछ भी था इसमें, इतना मेहनत किए हैं तब जाकर आप आराम से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। रेशियो क्यों लिखाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। रेशियो क्यों लिखाता है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, और कैसे लिखाता है ये भी जानना ज़रूरी है। उधर देखिए तो क्या है उसमें सामने? बैटरी है क्या? चार्ज लगा दीजिए उसको। ठीक है, डाउन हो गया था क्या? तो वीडियो में भी आ गया होगा। चलिए ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। कह रहा है कि दूध तथा पानी की एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 गुना है। यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी हो तो बताइए कि मिश्रण की कुल मात्रा क्या है। इतनी ही बात से सर क्लियर होता है कि पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 गुना। जहां गुना या भाग शब्द का जिक्र हो मेरे दोस्त, हिंट मिलता है कि वहां रेशियो लिखा सकता है उन दो राशियों के बीच। एक राशि यहाँ पर पानी है और दूसरा बोल रहा है मिश्रण। इनके बीच आप रेशियो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताया हूँ। का या से शब्दों का जिक्र जिसके साथ होगा उसके लिए हर वाला मान लेंगे और दूसरे के लिए अंश वाला। तो अगर कुल मिश्रण 11 लीटर होगा तो पानी कितना होगा? 6 लीटर। तो जो बच गया दूध 5 लीटर। ये रेशियो में लिखा गया। अब देखिए प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित मान होगा। टोटल कहता है कि 36 लीटर पानी है, यहाँ रेशियो में कितना है? 6 लीटर। तो 6 इकाई का मान हो गया 36, तो 1 इकाई का मान 36/6। तो आपसे पूछ क्या रहा है? मिश्रण के कुल मात्रा। तो 11 इकाई का मान कितना आ गया? 66 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन लेटेस्ट 2017 के बाद कुछ क्वेश्चन इसी में थोड़ा चेंज करके है। इसके बाद ही मैं करवा दूंगा वो भी क्वेश्चन। हालांकि उसे हम मिसलेनियस में पढ़ सकते थे, मिसलेनियस टाइप करके, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसी से जुड़ा हुआ है तो अगला क्वेश्चन शायद वही होगा। हाँ वही है ना, वही है। तो पहले आप इसको पहले बनाइए, वीडियो को पॉज करिए और आप बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद है आपने बनाया होगा।
अब जरा आंसर आप मिलाइए। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि 8200 रुपये को ए, बी तथा सी के मध्य वितरित किया गया है, ठीक है। और कैसे बांटा गया है कि ए के हिस्सा जो है ना, ए का जो भी हिस्सा है, देखो 8200 रुपया है, 8200 रुपया है, ए, बी और सी के बीच में बांटा गया है। आराम से सुकून से सुनिए, ए, बी और सी के बीच में बांटा गया है। ए का जो हिस्सा है ना, कहता है कि ए के हिस्से का 2/5 भाग। मुझे नहीं पता ए को कितना मिला है, लेकिन ये बोलता है कि ए का जो भी हिस्सा है उसका 2/5 भाग। देख रहे हो, गुना या भाग शब्द का यदि जिक्र है तो हिंट मिलता है, यहाँ जरूर रेशियो लिखाएगा। फिर आगे बोलता है बी के हिस्से का 3/4 भाग। फिर बोलता है सी के हिस्से का 1/3 भाग। क्या है? आपस में बराबर है। समझिए, आपस में बराबर है, तो इसमें बोला कि ए को कितना मिलेगा। तो देखिए बहुत आसान है। अब चूंकि देखिए 8200 रुपया को बांटा गया है ए, बी और सी के बीच में, लेकिन ये नहीं बोला कि किसको कितना मिला। यही तो पूछ रहा है, तो वो बोलेगा क्यों? उसने ये बोला कि ए को जितना मिला ना सर, उसका 2/5 भाग। अच्छा एक मान लीजिए कि ए को मिला होता 100 रुपया, उसका आधा भाग कितना कहते हैं आप? यानी इसका आधा कर ले, यानी कितना? 50। मान लीजिए आपको 500 रुपया मिलता है और मैं कहूँ कि आधा आप मुझे दे दीजिए, तो आधा भाग मतलब कितना? आप मुझे 250 रुपया दीजिएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो इधर देखिए, कह रहा कि ए को जितना भी रुपया मिला, मान लीजिए ए को ए रुपया मिला, मैं इसे लिखवा दे रहा हूं तो कि आपके रिवीजन में दिक्कत नहीं हो। माना ए को ए रुपया मिला, और मानी गई हर चीज रेशियो होती है। फिलहाल समझ लीजिए, धीरे धीरे ये स्टेटमेंट क्लियर होगा आपको अच्छे से। मैंने कहा कि मान लीजिए ए को ए रुपया मिला और ए के हिस्सा जो भी मिला ना, उसका 2/5 भाग। ये निकाल लोगे। अभी तो बताया कि अगर आपको 100 रुपया मिला, उसका आधा मतलब 100 का 1/2। उसी तरह से ए को मान लीजिए ए रुपया मिला है तो उसका 2/5 भाग मतलब इतना। उसी तरह बी के हिस्से का 3/4 भाग, मान लीजिए बी को बी रुपया मिला, उसका 3/4 निकाल लीजिए तो इतना हो गया। तथा सी के हिस्से का 1/3 भाग। ठीक है, कहता है कि आपस में बराबर है, ये सब बराबर है। तो पूछता है कि ए का भाग कितना होगा। बहुत ही आसान है और इसी दिन के लिए इतना पढ़े थे। ए का जो भी हिस्सा मिला है, मुझे नहीं पता कि ए को कितना रुपया मिला है, लेकिन यदि ए को ए रुपया मिला है तो उसका 2/5 भाग, बी को यदि बी रुपया मिला है तो उसका 3/4 भाग, सी को सी रुपया मिला है तो उसका 1/3 भाग। कहता है कि आपस में बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दीजिए। अब यहां से आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए? बिल्कुल, अगर आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं और प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित मान है, तो आप आराम से तुलना कर लीजिएगा और जो निकालना है उसे गुना कर लीजिएगा। सर इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, इसी दिन के लिए तो पढ़े थे। याद करिए बेसिक, ए अनुपात बी अनुपात सी आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने कहा था ना कि यदि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर में हो और अगर उसे रेशियो में लिखना हो तो क्या करेंगे? उसका जो ये गुणांक है ना, कोफिशिएंट, उसको पलट दीजिए, यानी 1 गुणांक करिए, 1 गुणांक। ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यानी आप इसको लिख दीजिएगा 5/2। यहाँ हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 3/1। अब रेशियो कभी भिन्न के रूप में रहेगा नहीं, तो हरों का एलसीएम से प्रत्येक टर्म में गुना करिए, तो 6 एकड़ों में गुना करिए, 6 इसमें भी, क्योंकि 2 और 3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा? 6। तो 6 से प्रत्येक टर्म में गुना करिए, तो 2 से 6 गया 3, 5 तिहाई 15, 3 से 6 गया 2, 4 दूनी 8 और 6 18। सर जानते क्या मिल गया? हमें मिल गया कि ए, बी और सी को रेशियो में कितना रुपया मिलता है। सर ए को मिलता है रेशियो में 15 रुपया, निश्चित में नहीं, रेशियो में। बी को मिलता है 8 रुपया और सी को मिलता है 18 रुपया। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर एक बार हम रेशियो को जनरेट कर लिए, ये रेशियो को पैदा कर लिए, तो सवाल कैसे बनता है रेशियो का? सवाल में कोई ना कोई निश्चित मान होगा, उसको ढूंढिए, उसी स्वभाव वाले रेशियो के टर्म से तुलना करिए और जो निकालना है गुना करिए। देखिए
क्वेश्चन में निश्चित मान ढूंढिए। सर कहिए कि क्या पहले ही नंबर पर है। कह रहा है कि 8200 रुपया को बांटा गया था ए बी और सी के बीच में, तो ये 8200 रुपया ही क्या है, निश्चित है, ये तो बदल नहीं सकता ना। तो 8200 रुपया आपका निश्चित मान है। और 8200 रुपया को किसको बांटा गया है, 8200 है या 82,000 है, रुक जाइए। बिरासी 100 है। 8200 रुपया को ए बी और सी के बीच में बांटा गया। तो देखो 8200 रुपया को ए बी सी के बीच में बांटा गया, यानी जो निश्चित मान है, जो फिक्स्ड वैल्यू है प्रश्न में दिया गया, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए बी सी को कितना रुपया बांटा गया ये बोल रहा है, यानी टोटल रुपया दिया है निश्चित में 8200 रुपया। तो आप ये निकाल लीजिए कि रेशियो में ए बी सी को कितना रुपया दिया है, रेशियो में ए बी तथा सी को कितना रुपया दिया है। तो देखो ए को रेशियो में दिया है 15 रुपया, बी को दिया है 8 रुपया और सी को दिया है 18 रुपया। तो टोटल कितना दिया, तो कहिए कि 8 8 16, 4 20 और 1 21 के 1 हासिल 2, 2 1 3 और 1 4। कहिए कि सर टोटल इधर दिया रेशियो में 41 रुपया, उसी से तुलना कर दिए। या फिर ऐसे कहिए कि 41 इकाई का मान है 8200, 1 इकाई का मान हो गया 8200 बटा 41। जो निकालना है गुना करिए। क्या आपसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि ए का भाग कितना है। तो ए का भाग कितना होगा, रेशियो में बताइए, ए का भाग कितना है, 15 गुना। सर रेशियो में ए का भाग 15 ही है, रेशियो में ए का भाग कितना है, 15 है। निश्चित में कितना आएगा, अभी 15 से गुना करिए, क्योंकि आपसे पूछा ए का भाग कितना है, तो रेशियो से गुना कर लीजिए। कितना बार कटेगा, 2 बार तो कट गया, 15 दूनी 30, डबल 0। एक्चुअल में ए का भाग होगा 3000 रुपया। एक बार फिर से सुन लीजिए, 8200 रुपया को ए बी सी के बीच बांटा गया। एक कंडीशन था और वो कंडीशन से यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा था, हम उसे रेशियो में लिखकर रेशियो जनरेट कर लिए कि ए बी सी को कितना रेशियो में मिला। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। इसके बाद बोला कि सर टोटल 8200 रुपये ये निश्चित मान है, ए बी सी को दिया गया। तो रेशियो में देखो ए बी सी को कितना रुपया दिया, तो हमने कहा कि रेशियो में सर 41 रुपया दिया, तो तुलना कर दिए यानी भाग दे दिए। 8200 रुपये टोटल ए प्लस बी प्लस सी को दिया गया है, तो रेशियो में टोटल ए प्लस बी प्लस सी को कितना दिया गया, 41। जो निकालना है गुना करिए। कहता है ए को कितना मिला, तो रेशियो में ए को कितना मिला वो गुना करिए ना, जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल में ए को कितना मिला ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप इसे ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में जिक्र करूंगा, आप इसे ट्राई करिएगा क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए केवल अंतर बस इतना है, इसने कहा कि ए का जो भाग है ना, यहाँ देखिए आराम से, इसने कहा ए का जो भाग है उसका 2/5 से 160 रुपया अधिक, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया। और बी के भाग का 3/4 से 700 रुपया कम, ये एक्स्ट्रा शब्द जोड़ा हुआ है। और सी के भाग का 3/5 से 40 रुपया कम, ये एक्स्ट्रा शब्द जोड़ दिया है। कह रहा कि बराबर है। पहले क्या था, अगर ये बोलता है कि ए के भाग का 2/5 और बी के भाग का 3/4 और सी के भाग का 3/5 आपस में बराबर है, तो अभी जो मैंने आपको सवाल करवाया ठीक वही होता। लेकिन इस बार क्या कहा, ये 160 रुपया अधिक, ये 700 रुपया कम और 40 रुपया कम, कहता है बराबर है। तो वैसी स्थिति में बी का भाग ज्ञात करें। हालांकि जब भी होगा तो मेंस लाइक ही है या फिर मेंस में ही आएगा, लेकिन मुझे मेंस वगैरह नहीं समझ में आता है। बस मुझे इतना समझ में आता है कि अगर हम रेशियो पढ़ रहे हैं तो प्री हो मन सब एक ही साथ पढ़िए, अलग अलग क्या बैच होता है, एक साथ खत्म करिए, बार बार इसी में लगा रहेगा। इसीलिए एक बार और आखिरी बार पढ़ने का कोशिश करिए, ठीक है। तो ये आप बनाइएगा, इसी से हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय हिंद। बंद करो।